आज शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट है। पहाड़ों पर हो रही मुसलसल ताज़ा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी जो है वो बढ़ गई है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। तो आज शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि सर्दी में काफ़ी कमी आई थी, लोग राहत की सांस ले रहे थे, सूर्यदेव भी वक्त पर आ रहे थे, अपने दर्शन वो दे रहे थे और बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, जिसके बाद दर्जाए हरारत जो है, जो टेम्परेचर है वो गिरता है और सर्दी का लेवल अप हो जाता है, सर्दी बढ़ने लगती है। और आज ऐसे में खबर आती है कि सर्दी को लेकर अलर्ट आज जारी किया गया है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने यह अंदेशा जाहिर किया है कि आज दिल्ली में बारिश हो सकती है। हालांकि यह हल्की बारिश रहेगी और कई इलाकों में दिल्ली में कल भी बारिश हुई थी। दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा में भी कल हमने देखा कि बूंदाबांदी यहाँ पर हुई थी। लोग एक बार फिर से सर्दी से बचने के उपाय करते नजर आए थे। जगह जगह पर अलाव का सहारा लिया जा रहा था। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली में, एनसीआर में, उसके आसपास के शहरों में दिखाई दे रही थी। तो दिल्ली में सर्दी का हाई अलर्ट जारी किया गया है। यानी कहा जा सकता है कि अभी आसानी से सर्दी लोगों का पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगी और एक बार फिर से सर्दी का सामना, सर्दी का सितम दिल्ली वासियों को झेलना पड़ेगा। और हमने देखा कि 100 साल से भी ज्यादा का जो रिकॉर्ड था, इस बार की सर्दियों ने तोड़ दिया है। और आज शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। पहाड़ों पर हो रही लगातार ताजा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी अब बढ़ गई है। दिल्ली में आज शाम तक हल्की बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में आज शाम या कहीं सुबह 5:30 बजे का टेम्परेचर जो था 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है। ये कश्मीर है, धरती का स्वर्ग। छोड़िए स्विट्जरलैंड, छोड़िए यूरोप, यहाँ आइए, हिंदुस्तान की जन्नत में आइए। कश्मीर आइए और सफेद जन्नत के दीदार कीजिए। श्रीनगर घूमने आए सयाहों की तो मन की मुराद पूरी हो गई। ताजा बर्फबारी देखकर उनके जुबान से यही निकल रहा है, जो सुना था वही पाया। हम तो अपने सभी देशवासियों से कहें कि जरूर कश्मीर जरूर आए, किसी मौसम में आए। कश्मीर हर मौसम में स्वर्ग है। कश्मीर जरूर आए, बिल्कुल अमन चैन है, यहाँ कोई भी समस्या नहीं है टूरिस्ट के लिए। इतवार रात से ही कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। लद्दाख समेत कश्मीर घाटी में 2 से 6 इंच की बर्फबारी हुई। कश्मीर घाटी में एक बार फिर बीती रात से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। श्रीनगर सहित सभी इलाकों में बर्फबारी हुई है। कई जगहों पे बहुत ज्यादा बर्फ हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रीनगर में ये जो पेड़ है बर्फ से लदे हुए हैं। हालांकि अभी कुछ ही मात्रा में यहाँ बर्फ जमा हुई है, लेकिन बीती रात से ही हल्की बर्फबारी श्रीनगर में जारी है। और खूबसूरत दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैसे पेड़ों पे ये सफेद बर्फ की चादर जो है जम गई है। बर्फबारी से सूखी ठंड से लोगों को राहत मिली है, तो सयाहों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिली। बहुत अच्छा लग रहा है। यही देखने के लिए तो हम लोग लखनऊ से आए हैं और देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग गुलमर्ग गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छी बर्फबारी हुई और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। जो लोग कहते हैं कि बहुत अशांति है, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्रेम से सब लोगों से बातचीत करते हैं। श्रीनगर में रात का टेम्परेचर 0 से नीचे चला गया। गुलमर्ग स्की रिसोर्ट में -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। लद्दाख के लेह में टेम्परेचर -18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजौरी पुंछ के पीर पंजाल पहाड़ों से लेकर माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों में इतवार शाम से बारिश और बर्फबारी हो रही है। माता के दर्शन करने आ रहे अकीदतमंद भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बनिहाल और कांजीगुड़ के बीच जवाहर टनल को भारी बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। रास्ते में जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पारा लुढ़क गया है। शिमला में पीर को बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई पुलिस के डीसीपी संग्राम सिंह निशंदर से हमारे रिपोर्टर अंकुर त्यागी ने बात की है। आंदोलन गेटवे ऑफ इंडिया पे चल रहा था, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है, मूव करवा दिया गया है आजाद मैदान के लिए। इस वक्त डीसीपी जोन 1 संग्राम सिंह निशानदार हमारे साथ हैं। सर,
आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? कल तो आप लोगों ने बिल्कुल अलाउ किया था, कल तो लगातार चला था। क्या तकलीफ हुई लोगों को, या आपको क्या सोच के ख्याल आया? जी, कॉमन सिटीजन्स से जो हमको रिव्यूज़ आए, लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई। रोड्स बंद हुए थे और आंदोलनकर्ता में ऐसे ग्रुप्स थे जो बोल रहे थे कि उन्हीं को पता नहीं कि कौन किसके कंट्रोल में है। उन्हीं से हमको इनपुट आया कि सर हमको पता नहीं है। आज सवेरे भी आपने देखा, उन्हीं में बोल रहे थे कि सर इतने सारे ग्रुप है, अब हम ऑर्गेनाइज होंगे। बट द सिटी ऑफ मुंबई एंड मुंबईकर्स कैनॉट बी जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड कि रोड बंद हो रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं। इट कैनॉट बी डन। सर, और अगर इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं, इस तरह के नारे लगते हैं, इस तरह के प्ले कार्ड जो जिस तरह कश्मीर का हमने प्ले करते हैं यहाँ पर भी होता है आजाद मैदान में, तो उसके लिए भी आप लोग एक्शन लेंगे अपनी तरफ से, अपनी जिस तरह देश का नेशनल फैब्रिक है या देश की का संविधान है उसको ध्यान में रखकर? जो कानून और संविधान की सुरक्षा के लिए करना है वो 100% मुंबई पुलिस करेगी। और ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं जो छात्र हैं कि आप लोगों ने जबरदस्ती घुसा दिया, आप लोगों ने जबरदस्ती लोगों को उन गाड़ियों में बिठाया, उनके साथ हाथापाई करी। कहां तक सच्चाई है इन चीजों में? आप वहाँ थे, आपके कैमराज वहाँ थे, हमारे भी कैमराज वहाँ थे। अगर हाथापाई की होती तो वो दिख जाता। हमने पहले अपील की, हमने फिर रिक्वेस्ट की, हमने खाली गाड़ियाँ खड़ी की और बोला कि आप प्लीज़ उनमें आइए। अब इसको कहाँ से हाथापाई की डेफिनेशन में डाल सकते हैं? हमने उनको रिक्वेस्ट किया। सामान भी ले आए आप तो? हम उनका सामान यहाँ लेके आए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, मेडिसिन, बिस्किट्स, ब्लैंकेट्स। तो देयर इज नो यूज ऑफ फोर्स। जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए एहतजाज के दौरान फ्री कश्मीर के पोस्टर भी दिखाई दिए। जेएनयू में तशद्दुद के खिलाफ मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया। बांद्रा में कार्टर रोड पर ये सेलिब्रिटीज धरने पर बैठे। इनमें एक्टर स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, एक्टर सौरभ शुक्ला, राहुल बोस जैसे तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हुए। गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए कि कैसे उन्होंने ये पॉसिबल कैसे हुआ कि जेल के अंदर ऐसे गुंडे घुसे हुए थे और आप बाहर खड़े हुए थे और आप 3 घंटे तक कुछ नहीं कर रहे थे। पिछली बार ये बहुत ही भयानक स्थिति। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? यार तुम लोग गवर्नमेंट के पीछे क्यों पड़े हुए? मैं गवर्नमेंट चलाता होता तो मैं उनको कोई सलाह देता ना। कल को गवर्नमेंट मुझे सलाह देगी क्या कि एक्टिंग कैसे करो? नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही मैं सलाह कैसे दूंगा कि कैसे गवर्नमेंट चलाओ? लेकिन संविधान फॉलो करो। मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया पर भी जेएनयू के तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज हुआ। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप कार्टर रोड के अलावा गेटवे ऑफ इंडिया पर भी जेएनयू के तलबा की हिमायत में पहुंचे। इस दौरान एक लड़की ने फ्री कश्मीर का पोस्टर हाथ में ले रखा था। जेएनयू के एहतजाज में फ्री कश्मीर की तस्वीर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और टीवी पर भी नजर आने लगी। एंड अगर हमें लगता है कहीं पे ह्यूमंस को तकलीफ हो रही है, हमें सबको उसके लिए आवाज उठानी साथ में चाहिए। जब एक मुद्दे की बात करते हैं तो सब मुद्दों के बारे में बात करना चाहिए। मैं बॉम्बे से हूँ, मैं कश्मीरी हूँ नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमें हर चीज के बारे में साथ में बात करनी चाहिए। वहीं फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप से जब जी मीडिया ने फ्री कश्मीर वाले पोस्टर पर सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। देखिए, कश्मीर की जो प्रॉब्लम है मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता हूँ, और जो कश्मीर के रहने वाले हैं वो तो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, वहाँ से बाकायदा पूरी तरह 370 जाना चाहिए, इंटरनेट हटना चाहिए। जिस तरह से जो इंटेंशन है उनका, जिस इंटेंशन के साथ ये हर चीज़ कर रहे हैं, अभी जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आने वाला है, उनकी जो इंटेंशन है वो साफ दिखती है। गेटवे ऑफ इंडिया पर एहतजाज के दौरान एक शख्स ने खुद को अर्बन नक्सल बताते हुए एक पोस्टर भी दिखाया। मोदी जी हमें बार बार कहते हैं हम एंटी नेशनल हैं, हम अर्बन नक्सल है, हम ये है, हम वो है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। अर्बन नक्सल वो कहते हैं हम अर्बन नक्सल हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर सच की बात हम अगर कर रहे हैं तो जरूर हम अर्बन नक्सल हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। मोहित सूरी की आने वाली फिल्म मलंग के प्रमोशन के लिए अनिल कपूर, आदित्य राय कपूर, दिशा पाटनी और कुणाल खेमू जैसे स्टार्स दिल्ली पहुंचे तो अनिल कपूर और आदित्य की जुबान पर भी जेएनयू का जिक्र आ गया। पूरी रात सोया, ये सोच रही यार, ये what is happening? Yeah, there's no place for that kind of violence in our country, and the perpetrators have to be brought to task, definitely. जेएनयू में हुए तशद्दुद पर कई सेलिब्रिटी ने ट्विटर पर भी तीखा रद्द अमल जाहिर किया है। कृति सेनन ने लिखा है कि भारत में इस वक्त जो हो रहा है वो डरावना है। तलबा और टीचर्स को पीटा जा रहा है और डरपोक नकाबपोशों द्वारा डराया जा रहा है।
तापसी पन्नू ने जेएनयू के तशद्दुद का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये बेहद डरावना है और इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जेएनयू में तलबा से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि उस घटना से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं, जिनकी बुनियाद पर तशद्दुद में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जेएनयू में तलबा के साथ हुई मारपीट की मुखालफत में पीर को मुल्क के कई शहरों में एहतजाज भी हुए। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार को हुए तशद्दुद में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। अब तक मिले सबूतों की बुनियाद पर तशद्दुद करने वालों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जराये का दावा है कि तशद्दुद के लिए लेफ्ट और एबीवीपी दोनों ने बाहरी लोग बुलाए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इतवार को जेएनयू में करीब 50 नकाबपोश तशद्दुद कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जेएनयू में चुन चुनकर मारपीट के लिए कोडवर्ड का सहारा लिया गया, जिसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। जराये का दावा है कि लेफ्ट के तलबा ने पहले हमला किया था। 3:45 बजे पेरियार हॉस्टल में तशद्दुद हुआ, जिससे जुड़े एक वीडियो में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सदर आयशी घोष नकाबपोशों के साथ दिखाई दे रही हैं। फिर शाम 7 बजे साबरमती हॉस्टल में दोनों गुटों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी दे दी गई। पूरा जो सीक्वेंस है इसकी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिटेल से कर रहा है। जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप किया, कुछ और भी जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, कुछ फुटेज भी आई है, उन सबको सीज करके क्राइम ब्रांच इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जेएनयू कैंपस में इतवार को हुए तशद्दुद का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुछ नौजवान पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में लाठी डंडे भी हैं। ये तस्वीरें जेएनयू में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पत्थरबाजी करने वाले ज्यादातर नौजवानों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। कुछ तलबा ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर नकाब नहीं है और इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये नकाबपोश पत्थरबाज लेफ्ट हामी हैं या फिर इनका ताल्लुक एबीवीपी से है। फिलहाल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस इन लोगों की पहचान कर रही है। वहीं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फौरन हटाने की मांग की है। अगर इस वाइस चांसलर के पास इतना भी मॉरल एथिक्स रहता तो अब तक रेजिग्नेशन दे दिया होता, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो ये इंश्योर तो जरूर हम करेंगे कि उसका रिमूवल इमीडिएटली लिया जाए, क्योंकि दिस इज नॉट टॉलरेबल। दिस इज नॉट टॉलरेबल। एंड अटैक ऑन मी विद आयरन रॉड इज एन अटैक ऑन द 8500 स्टूडेंट्स हु हैव वोटेड मी। जेएनयू में हुए तशद्दुद के खिलाफ पीर को मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुंबई में हुए एहतजाज के दौरान एक लड़की ने फ्री कश्मीर का पोस्टर हाथ में ले रखा था। एहतजाजियों के हाथ में पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ भी काबिल एतराज स्लोगन वाले प्ले कार्ड थे। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और लेफ्ट हामी तलबा ने एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट हामी तलबा में झड़प हो गई। एहतजाजी तलबा ने पुलिस से भी हाथापाई की। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी तलबा ने एहतजाज किया। तशद्दुद की मुखालफत में जेएनयू कैंपस के बाहर दिल्ली के मकामी लोगों ने एहतजाज किया और लेफ्ट हामियों पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। हैदराबाद में मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए और जेएनयू में हुए तशद्दुद की मुखालफत की। गुजरात के सूरत में एबीवीपी ने लेफ्ट के तलबा तंजीम के खिलाफ रैली निकाली। वाराणसी में भी एबीवीपी के हामियों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर लेफ्ट के तलबा की तंजीमों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतले भी जलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में इतवार की शाम खौफनाक मंजर देखने को मिला। कौमी राजधानी में घंटों हुई सनसनीखेज हमले के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया और दिल्ली पुलिस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए नकाबपोश हमला मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में बगैर इजाजत दाखिल होने वाली पुलिस का जेएनयू में तमाशाई बने रहने पर भी सवाल उठने लगे हैं। जेएनयू में हुए वाकये की मुखालफत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद तक कैंडल मार्च निकाला। तलबा का कहना था कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी तालीमी इदारे में घुसकर गुंडे तलबा को मारे। यह वाकया काबिल मजम्मत है। तलबा ने कहा कि पहले जामिया और एएमयू में ऐसा हुआ और अब जेएनयू में ये नाकाबिल बर्दाश्त है। जिले के डिप्टी एसपी ने बताया कि तकरीबन 60 से 70 स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला। जेएनयू में हुए हंगामे के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने गुज़िश्ता रोज हुए तशद्दुद की मुखालफत में एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें तलबा व तालिबात समेत एएमयू टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल रहे। एहतजाज के दौरान हजारों की तादाद में तलबा शामिल हुए। इस दौरान भीड़ में तिरंगे ही तिरंगे नजर आए। इस दौरान तलबा ने सदर जमहूरिया के नाम से जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। जेएनयू में हुए तशद्दुद पर उत्तर प्रदेश में भी जेएनयू के बहाने सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। एसपी सदर अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर माहौल खराब करने का इल्जाम लगाया है, जबकि बीजेपी ने तमाम इल्जामात को सिरे से खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहां से फैलाया जा सकता है। प्रोपेगेंडा फैलेगा, उनकी विचारधारा आगे बढ़ेगी, वो पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं और अपने लोगों को कब्जा करके बैठाना चाहते हैं। और षड्यंत्र ये है कि देश की और दुनिया में जो जिसका नाम जाना जाता है यूनिवर्सिटी, वो बर्बाद हो जाए। जेएनयू में तलबा और असातिज़ा पर हुए नकाबपोश हमले के खिलाफ हैदराबाद में भी मुजाहरा किया गया। कई सामाजिक तंजीम और तलबा के साथ मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमत के खामोशी पर सवाल उठाए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की गई। एहतजाजियों का कहना है कि अगर पुलिस ऐसे तफरीकी अंदाज दिखाएगी तो मुल्क का क्या होगा। नकाबपोश तरीके से आके पुलिस की मदद से जो फैकल्टी के मेंबरों पे, औरतों के ऊपर और वहाँ के स्टूडेंट प्रोफेसर्स को जो मारे, उससे उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया। एक तरफ से बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ देखें तो क्या है, बेटियों को मारो बेटियों को भगाओ। क्योंकि वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, बेचारी जेएनयू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, वो एक लड़की है। जख्मी हालत से आज वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज़ेर इलाज है और उसमें 2 स्टूडेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। तो इस मामले में हम जानना चाहेंगे कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ का जो तालीम का क्या होगा। जबकि जवाहरलाल नेहरू का कहना कि ये यूनिवर्सिटीज़ आर टेम्पल ऑफ लर्निंग, तो उस टेम्पल ऑफ लर्निंग में जो ना ये तबाही और इसका नंगा नाच जो ना जहालत का नंगा नाच जो हुआ, इस मामले में कोई एक वर्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर का कोई नहीं है। और वहाँ के जो मुतय्यन जो पुलिस फोर्स है उनके ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया और इन लोगों को जो बर्बरीत का मुजाहरा किया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। कई प्रोफेसर्स और खातून प्रोफेसर्स को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और उन पर कातिलाना हमले किए गए और जो हमलावर थे वो पुलिस की निगरानी में फ़रार होने में कामयाब हो गए। ऐसे वीडियोस और ऐसे तमाम फोटोजेस अखबारात के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुए हैं। आज हम सब लोग ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग और लेफ़्ट पार्टीज़ के लोग, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कायदीन मिल्लत सब यहाँ पर उन तलबा के साथ में इजहार यगानगत करने के लिए और फिर गुंडागर्दी के खिलाफ मजम्मत करने के लिए यहाँ हम सब धरना मुनज़्ज़म किए। तो मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में असेंबली इंतखाबात का बिगुल अब बज गया है। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही पार्टियां बैलेट के बैटल के लिए तैयार हो चुकी हैं।
दिल्ली की 70 सीटों के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होगी। 11 फरवरी को इंतखाबात के नतीजे आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी अपने 5 साल के कामकाज गिनाते हुए 2015 का मुजाहरा दोहराने का दावा कर रही है, तो बीजेपी पूरी लड़ाई तरक्की याफ्ता और कौम परस्ती और अराजकता के बीच की बता रही है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती, वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही दूसरे नंबर पर रह सकी। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली में दोबारा मोदी मैजिक काम आएगा। इंतखाबात से ठीक पहले कच्ची कॉलोनियों को मोदी सरकार ने जो पक्का किया है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि वज़ीर आला ओहदे के लिए कोई उम्मीदवार ना होना बीजेपी के लिए नुकसानदेह भी होगा। 2015 के असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने दोनों बड़ी पार्टियों को जोरदार पटखनी दी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक मैंडेट मिला था। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। कह सकते हैं कि 96% सीटों पर केजरीवाल की पार्टी का कब्जा था। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी भी अपनी सीट से हार गई थी। वहीं 15 साल तक इक्तिदार में रही कांग्रेस का अकाउंट तक नहीं खुला था, खाता तक नहीं खुला था। 20 सालों से बीजेपी दिल्ली के इक्तिदार से बाहर है। वहीं पिछले कई असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की नैया भी डूब चुकी है। एक साल में झारखंड 5वीं ऐसी रियासत रही जहां पर बीजेपी ने इक्तिदार गंवा दिया। अब सिर्फ 15 रियासतों में ही बीजेपी या फिर इत्तेहाद वाली हुकूमत बची है। ऐसे में दिल्ली का दंगल जीतना बीजेपी के लिए बेहद सख्त चैलेंज है। 2015 के इंतखाबात में खाता तक नहीं खोलने वाली कांग्रेस पार्टी भी जीत के लिए फाइट करने को तैयार है। Date of poll is 8th February, Saturday. 7th January this time was Friday. Single phase. Date of poll is 8th February 2020, Saturday. How can it be January? Today is 6th January already. Counting of votes shall be done on 11th February 2020. Date before which election shall be completed is 12th January or the time of notification, whichever is earlier. 12th February. Counting is 11th February. Counting is 11th February, Tuesday. After that, then all the results are out. There will be a notification, right? Number of days of campaign is 15. We have taken special care to avoid Sundays and as soon as possible, even Fridays because of the Jummah prayers. And this is the schedule. चुनाव आयोग के दिल्ली में चुनाव 8 फरवरी को संपन्न करने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। पूरे दिल्ली वासी इसी प्रतीक्षा में थे कि झूठ की सरकार कब खत्म करे और काम करने वाली सरकार कैसे आए। एक ट्रिपल इंजन अब दिल्ली के लिए चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार और एमसीडी में बीजेपी का कारोबार, तो यहाँ के विकास का रास्ता तभी प्रशस्त होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निर्भया के चारों गुनाहगारों मुकेश, पवन, अक्षय, विनय को फांसी पर लटकाने के लिए ब्लैक वारंट जारी करने के लिए निर्भया की वालिदा ने ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत में अपील की है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज समाअत होगी। ब्लैक वारंट वही निचली अदालत जारी करती है जिसमें मामले का ट्रायल हुआ है। पिछली समाअत में अदालत ने जेल अफसरान को हिदायत दी थी कि वो मामले के चारों गुनाहगारों को नए सिरे से नोटिस जारी करें और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर बताने के लिए कहें कि क्या वो सदर जमहूरिया के सामने फांसी की सजा के खिलाफ रहम की अर्जी दायर कर रही हैं या फिर नहीं।
फांसी में हो रही देरी पर निर्भया की वालिदा ने भी मायूसी का इजहार किया है। चारों गुनहगारों को नोटिस जारी कर सदर जमहूरिया के पास रहम की अर्जी दायर करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी थी। ये नोटिस दिल्ली जेल कानून 837 के तहत जारी किया गया है। इसके मुताबिक गुनहगारों को सदर जमहूरिया के पास रहम की अर्जी दायर करने के लिए नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों की मोहलत दी जाती है। इस बीच अगर रहम की अर्जी दायर नहीं होती तो जेल इंतजामिया गुनहगारों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए आजाद होता है। वहीं निर्भया के गुनहगार फांसी की सजा से बचने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। रहम की अर्जी से पहले सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करना गुनहगारों का कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही चारों गुनहगारों की रहम की अर्जी को खारिज कर चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के रामपुर में सिख तबके के लोगों ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुए पथराव की मजम्मत करते हुए एक मेमोरेंडम भी सौंपा। वजीर आजम के नाम इस मेमोरेंडम में पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक और मजहबी मकामात की हिफाजत की मांग की गई है। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ननकाना साहिब में जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको सरकार ने बहुत संजीदगी से लिया है। ननकाना साहब में जो किया है उसका वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है और इस संबंध में हम सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस तरह की अराजकता से भरपूर हरकतें किसी भी रूप में हिंदुस्तान उसे अनदेखी नहीं कर। यूपी के संभल में इमाम बारगाह मोहल्ला सादात में अमेरिकी हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत से लोगों में गुस्सा है। मकतूलीन के लिए ताज़ियाती जलसे और कैंडल मार्च निकाले गए और उनके इसाले सवाब के लिए इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद किया गया। मुज़ाहिरीन ने कहा कि ये हमला अमेरिका की बुज़दिली का सबूत देता है और उसकी बुज़दिलाना हरकत को दिखाता है। उनको अमेरिका वक्त के यजीद अमेरिका ने शहीद किया है। अबू मेहदी मोहन्दिसी और जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथ दीगर जो उनके साथी शहीद हुए हैं उनकी शहादत के लिए हमने तस्लीयत अर्ज करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन कानून 2008 की आईनी हैसियत को बरकरार रखा है और इसके साथ ही रियासत के मदरसों में टीचरों की तकर्री का रास्ता भी साफ कर दिया। इस एक्ट के तहत तश्कील शुदा कमीशन के जरिए की गई टीचरों की तकर्री को भी अदालत ने बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस हुक्म को रद्द कर दिया है जिसमें इस कानून को गैर आईनी करार दिया गया था। बेंच ने कहा कि मदरसा इंतजामिया समिति की तरफ से अब तक की गई तकर्रियां तिजारती मफाद को देखते हुए कानूनी रहेंगी। तेलंगाना हज कमेटी के पास इस साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले 3000 आज़मीन के कम फार्म आए हैं। हालांकि कभी कुर्रा अंदाजी का अमल अभी होना बाकी है। हालांकि इसके लिए हज कमेटी के चेयरमैन आलमी मंदी को जिम्मेदार बता रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद से तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी कुछ अजला से आज़मीन मुबारक सफ़र पर जाते हैं। गुज़िश्ता साल रियासती हज कमेटी के पास तकरीबन 13,000 फॉर्म आए थे, लेकिन हज 2020 के लिए 3000 फॉर्म कम पहुंचे हैं। तमाम पहलुओं पर चेयरमैन मसीउल्लाह खान से बात की हमारे नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बांकरी ने। मेरे साथ तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कितने हाजिज इस बार अब फॉर्म एप्लीकेशंस डाले हैं और लास्ट ईयर कितने लोग डाले थे। आपका अजीज सलाम है, खैर मकदम है। मतलब आप ये बताइए कि कितने फॉर्म डाले हैं इस बार माशाल्लाह से 2020 माने 2020 का जो हज है हमारे पास, उसके लिए टोटल 10,163 लोग हमारे पास एप्लीकेशंस डाले हैं हज के लिए। और गुज़िश्ता लास्ट ईयर जो 2019 का हज था हमारे पास, उसके लिए एप्लीकेशंस हमारे पास कुछ करीब 13,000 आए थे। और लास्ट ईयर जो हमारे पास से हाजी है, टोटल हाजी हमारे पास से जो कि 5 इमाइग्रेशन पॉइंट का एक इमाइग्रेशन पॉइंट है हमारा तेलंगाना स्टेट का, जिसमें 8,300 हाजी हमारे पास से गए थे, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और 300 हाजी हमारे को तमिलनाडु के दिए गए थे।
लास्ट ईयर बढ़ के गए थे, इस बार कम है, तो क्या वजह क्या लगती है इस पर? क्या सब्सिडी की वजह है या फिर आप लोग इंतजाम में कहीं कुछ कोताही बरते जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं? वजह क्या है? कोटा जितना है वो हमेशा से बड़ा है। लास्ट ईयर हमारे को एक 700 तक हमारे पास जो कोटा एक्सटेंड हुआ। साल का भी हमारे पास कुरानंदाजी नहीं हुई है। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म्स में बिल्कुल कमी हुई है। लास्ट ईयर जो 13,000 एप्लीकेशन फॉर्म थे, ये साल 10,200 के करीब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव। वो जो 3,000 कम आए, तो क्या उसकी वजह लोग प्राइवेट में जा रहे हैं या गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दी उसमें कुछ कमी हो गई थी? क्या वजूहत मानते हैं? प्राइवेट में और गवर्नमेंट के जानिब में दोनों में डिफरेंस बहुत है पैसों का। तो लोग हमेशा गवर्नमेंट से जाना प्रेफर करते हैं प्राइवेट से हटकर। और जो इस साल आप देख रहे हैं, ये बल्कि हिंदुस्तान ही बल्कि नहीं, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। भला ही वो कोई भी कौम होने दीजिए, फाइनेंशियल क्राइसिस की जो इश्यूज चल रहे हैं, ख़ासकर मुसलमानों में ये हो गया है कि 5वां फ़र्ज़ हज हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि हर मुसलमान को ये भला ही 5वां फ़र्ज़ है, लेकिन आप लोग अपनी जवानी में करने के लिए करता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि इस बार क्या फैसिलिटीज़ होगी हाजियों? कोई नई बात, कोई नई फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं कुछ? जब से हमारी कमेटी आई हैं, हम लोग नए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं चीज़ें, और इंशाल्लाह इस बार भी जैसा कि वाईफाई का सिस्टम हम लास्ट ईयर भी वो करे थे, और ये साल भी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा उम्दा इंतज़ाम करेंगे और अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़, क्योंकि हमारे सीएम साहब अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक तेलंगाना स्टेट है जिसका आप देखिए हमारे पास जो फंड होता है वो भी हमारे पास 3 करोड़ से 4 करोड़ किया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसरूल्लाह खान को इस बात का ज़रूर जवाब देना होगा कि 3,000 कम क्यों आए, भले ही फाइनेंशियल क्राइसिस पर उन्होंने अपनी बात डाल दी हो। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाखरी, जी मीडिया, हैदराबाद।